आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 5 स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 सीई। सीई का मतलब है कॉमन एरा। यानी इस चैप्टर में हम जानेंगे कि 1000 साल पहले तक भारत में स्टेट्स और सोसाइटी कैसे विकसित हुए। हम समझेंगे कि छोटे छोटे ग्रुप्स से बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, अलग अलग साम्राज्य कैसे बने और धर्म तथा चक्रवर्ती सम्राट जैसी आइडियाज ने समाज और शासन को कैसे अपनी ओर आकर्षित किया। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। द बिग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, हाउ डिड सोसाइटी एंड स्टेट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ प्रायर टू 1000 सीई। यानी इस चैप्टर में हम जानेंगे कि 1000 साल से पहले समाज और राज्य खुद को कैसे ऑर्गेनाइज करते थे। यानी उस समय लोग कैसे रहते थे, समाज कैसे बना हुआ था और राज्य का प्रशासन कैसे चलता था। Question 2, how did states and society emerge and spread to different parts of Indian subcontinents? हम यह भी सीखेंगे कि अलग अलग स्टेट्स और सोसाइटी यानी राज्य और समाज कैसे बने और धीरे धीरे भारत ने अलग अलग हिस्सों में कैसे फैल गए। थर्ड, हाउ डिड द आइडियाज ऑफ धर्म एंड चक्रवर्ती सम्राट हेल्प क्रिएट यूनिटी इन सोशल वैल्यू एंड गवर्नेंस एंड प्रमोट द आइडिया ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट एज वन पॉलिटिकल एंटिटी। यानी इस चैप्टर में हम समझेंगे कि धर्म और चक्रवर्ती सम्राट की सोच ने लोगों को समान सामाजिक वैल्यूज अपनाने में कैसे मदद की, साथ ही शासन में एकता कैसे आई और पूरे भारतीय सबकॉन्टिनेंट को एक राजनीतिक एकता के रूप में देखने का विचार कैसे विकसित हुआ। और क्वेश्चन 4, हाउ डिड डिफरेंट सोशल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑक्यूपेशनल ग्रुप टेक शेप ओवर टाइम एंड कम टुगेदर कल्चरली। हम यह भी जानेंगे कि समय के साथ अलग अलग सोशल ग्रुप्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप्स और ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स यानी अलग अलग काम करने वाले लोग कैसे बने और बाद में एक ही संस्कृति का हिस्सा कैसे बन गए। तो चलिए चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। लिखा है कि पिछले चैप्टर में हमने इंसानों के विकास की पूरी जर्नी पढ़ी थी। हमने देखा था कि हमारे शुरुआती पूर्वजों से लेकर सेटल्ड कम्युनिटीज़ यानी स्थायी बस्तियों और फिर सिविलाइजेशन यानी सभ्यताओं का विकास कैसे हुआ। हमने सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में भी पढ़ा था, साथ ही दुनिया की दूसरी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन को भी समझा था। अब हम भारतीय सबकॉन्टिनेंट इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हुए ऐतिहासिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। खासकर यह समझेंगे कि पहले शताब्दी सीई यानी 1000 साल पहले तक राज्य और समाज कैसे विकसित हुए। इस चैप्टर के अंत तक हमारी इस समय की जानकारी पहले से ज़्यादा डिटेल में और बेहतर हो जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि दूसरी शताब्दियों ने यानी दूसरी 1000 साल बीसीई से हमें कई लिटरेचर सोर्सेस मिलने लगे हैं। इनमें सबसे पुराने ऋग्वेदा है। ये लिखित सोर्स आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की जानकारी को और मजबूत बनाते हैं, साथ ही हमें उस समय के समाज, राजनीतिक, सांस्कृतिक और मोरल डायमेंशन यानी नैतिक मूल्यों के बारे में भी जानकारी देते हैं। इस वजह से हमें उस समय के समाज और राजनीतिक की वास्तविक सिचुएशन, लोगों के विचार, आइडियोलॉजीज यानी उनकी सोच, इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थाएं और उनके काम करने के तरीके यानी प्रैक्टिसेस को समझने का मौका मिलता है। इस चैप्टर की शुरुआत हम उस समय के समाज और राजनीति को समझने से करेंगे। हम ऋग्वेदा जैसे लिटरेरी सोर्सेस में बताए गए जन, कुल जैसे किन बेस्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही शुरुआती अर्ली पॉलिटी यानी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये छोटे छोटे ग्रुप्स धीरे धीरे बड़े टेरिटरी बेस्ड पॉलिटिकल यूनिटी में कैसे बदले, फिर जनपद और महाजनपद बने, बाद में यही आगे चलकर बड़े साम्राज्य बने, जैसे उत्तर भारत में मौर्य और गुप्ता और दक्षिण में चोला। इन सभी बदलावों के साथ साथ हम उन बातों को भी समझेंगे जो लंबे समय तक बनी रही, जैसे पूरे भारत का पर शासन करने वाले पैन इंडियन मोनार्च का विचार। इसे अश्वमेध यज्ञ और चक्रवर्ती सम्राट की कॉन्सेप्ट से दिखाया गया। साथ ही हम धर्म के उन सिद्धांतों को भी समझेंगे जो समाज और लोगों के जीवन में लंबे समय तक इंपॉर्टेंट बने रहे। यहाँ पर एक टाइमलाइन दी गई है। बच्चों, सबसे पहले इस टाइमलाइन को समझते हैं। यह टाइमलाइन हमें बताती है कि अर्ली इंडिया के अलग अलग समय पर कौन कौन से बदलाव हुए। फर्स्ट, किन बेस्ड पॉलिटीज ऑफ आरवी यानी सप्त सिंधु रीजन, यानी शुरुआत में ऋग्वेद से के समय सप्त सिंधु रीजन में लोग
परिवार और रिश्तेदारी के आधार पर छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे। उसी समय की शुरुआत पॉलिटिकल सिस्टम की शुरुआत हुई। फिर जनपद और महाजनपद। समय के साथ ये छोटे ग्रुप्स बड़े राज्यों में बदल गए। इन्हें जनपद और बाद में और बड़े राज्यों को महाजनपद कहा जाने लगा। इमरजेंसी ऑफ एम्पायर्स, रफली पैन इंडियन इन डायमेंशन, अर्ली पॉलिटीज ऑफ साउदर्न इंडिया, यानी इसके बाद बड़े साम्राज्य बनने लगे जिनका प्रभाव भारत के बड़े हिस्सों में फैल गया। इसी समय साउदर्न इंडिया में भी स्टेट्स विकसित होने लगे। नेक्स्ट, रीजनल एम्पायर्स, इंपेरियल पॉलिटीज ऑफ साउदर्न इंडिया। आगे चलकर अलग अलग जगहों में रीजनल एम्पायर्स बढ़े। साथ ही साउदर्न इंडिया में भी शक्तिशाली स्टेट्स विकसित हुए। तो इस टाइमलाइन से हमें यह समझ आता है कि इंडिया में छोटे परिवार ग्रुप्स से शुरू हुए, फिर जनपद और बाद में महाजनपद और आखिर में बड़े बड़े साम्राज्य बने। फिगर 5.1 आगे पढ़ते हैं। हाँ, फिगर 5.1 में दिखाया गया यह लंबा समय भारत के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा है। इस दौरान इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स में कई डायनेस्टीज और रीजनल पावर यानी राजवंश और क्षेत्रीय शक्तियां बनी और समय के साथ उनका अंत भी हुआ। इसके बारे में आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है। इस चैप्टर में हमें इस पूरे समय के स्टेट और सोसाइटी की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को और अच्छी तरह समझेंगे। इसके लिए इंडिया के अलग अलग जगहों के रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल्स का स्टडी करेंगे ताकि हमें पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सिचुएशन को समझने में आसानी हो। नेक्स्ट टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग अर्ली इंडियन स्टेट एंड सोसाइटी। अब हम चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडरस्टैंडिंग अर्ली इंडियन स्टेट एंड सोसाइटी को समझेंगे। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि सोसाइटी क्या होती है, स्टेट क्या होती हैं और दोनों समय के साथ कैसे विकसित हुए। लिखा है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो समाज में कुछ रूल्स और शेयर्ड नॉर्म्स यानी साझे नियम और व्यवहार धीरे धीरे बन जाती हैं। ये नियम समाज में ऑर्डर्स यानी व्यवस्था और हार्मनी यानी आपसी मेलजोल बनाए रखने में मदद करती हैं। ये नियम और व्यवहार अलग अलग सोशल ग्रुप्स को एक साथ जोड़ती हैं। इसका एक सिस्टम बनता है जो लोगों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने और उनको गवर्न यानी शासन करने में मदद करता है। शुरुआत से ही इंडियन सोसाइटी ने ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बनाए जो उस समय के कस्टम्स यानी रीति रिवाज, ट्रेडिशंस यानी परंपराएं और लोगों द्वारा मानी जाने वाली प्रैक्टिसेस यानी प्रथाओं पर आधारित थे। लेकिन इन सभी सिस्टम्स को समझने से पहले हमें एक बहुत जरूरी सवाल का जवाब जानना होगा कि सोसाइटी क्या होता है। सोसाइटी ऐसे लोगों का एक ग्रुप होता है जो एक ही एरिया में रहता है, एक ही जगह पर रहता है, जिनकी कल्चर यानी संस्कृति एक जैसी हो और जिनमें एक दूसरे के साथ जुड़े होने की एक भावना हो। समाज कई हिस्सों से मिलकर बनता है, जैसे फैमिली से, हाउस होल्ड्स यानी घर परिवार से, मैरिज से, जैसे संस्थाएं और अलग अलग रीति रिवाज। ये सभी मिलकर लोगों के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के लिए एक फ्रेमवर्क यानी एक आधार तैयार करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि समाज मुख्य रूप से कस्टम्स और प्रैक्टिसेस यानी रीति रिवाज और प्रथाओं के अनुसार चलता है, केवल लिखे हुए फॉर्मल लॉज के आधार पर नहीं। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ स्टेट? स्टेट क्या होता है? जैसे कि आपने पिछली क्लासेस में गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी के टॉपिक्स में पढ़ा था, स्टेट एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो रूल्स और लॉज के आधार पर चलता है। एक स्टेट में रूलर्स और सब्जेक्ट्स यानी शासक और प्रजा के राइट्स यानी अधिकार और कुछ कर्तव्य तय होती हैं। इसके साथ ही शासन चलाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने वाली कुछ संस्थाएं होती हैं। इतिहास के अनुसार जैसे जैसे समाज बड़ा और जटिल होता गया, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल होता गया, वैसे वैसे ऐसी राजनीतिक सिस्टम भी धीरे धीरे विकसित होती गई। इतिहासकार अर्ली हिस्टोरिकल सोर्सेस यानी प्राचीन ऐतिहासिक सोर्स का स्टडी करके यह समझने की कोशिश करते हैं कि गवर्नेंस और पॉलिटिकल अथॉरिटी समय के साथ कैसे विकसित हुई। अब इस पूरी बैकग्राउंड को समझने के बाद हम इंडिया में स्टेट्स और सोसाइटी के विकास को स्टडी करेंगे। इसकी शुरुआत हम वैदिक पीरियड से करते हैं। फिर से टाइमलाइन दी गई है।
कल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट, इस टाइमलाइन में उस समय के सांस्कृतिक और धार्मिक विकास को दिखाया गया है। लगभग 2000 BCE से 500 BCE तक का समय वैदिक पीरियड कहलाता है। लगभग 1500 BCE से 300 BCE तक के बीच उपनिषद की रचना हुई और उनके विचार समाज में फैलने लगे। लगभग 600 BCE से 300 BCE के बीच गौतम बुद्ध और महावीर का जीवन काल रहा। इसी समय उन्होंने अपने विचार लोगों तक पहुंचाए। इसी टाइमलाइन का यह भाग उस समय के पॉलिटिकल डेवलपमेंट को भी दिखाता है। लगभग 600 BCE से 300 BCE के बीच महाजनपद विकसित हुए, यानी इस समय बड़े और शक्तिशाली राज्यों का विकास हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है द बिगिनिंग्स। यहां से हम जानेंगे कि वैदिक लिटरेचर की शुरुआत कैसे हुई और ऋग्वेद हमारे इतिहास के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। इस फिगर में ऋग्वेदा की एक मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी हस्तलिखित पांडुलिपियां दिखाई गई हैं, जिसे देवनागरी स्क्रिप्ट्स में लिखा गया है। वेद इंडियन लिटरेचर का सबसे प्राचीन ज्ञात कलेक्शन मानी जाती हैं। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के हड़प्पन जिस स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करते थे उसे आज तक पूरी तरह पढ़ा या समझा नहीं जा सका है। आज जिन्हें हम वैदिक लिटरेचर कहते हैं वे कई सदियों तक केवल ओरल फॉर्म्स में यानी बोलकर ही एक दूसरे से दूसरी पीढ़ियों को सुनाए जाते रहे। बाद में इन्हें लिखा गया। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि ऋग्वेद कब लिखा गया। इस बात पर इतिहासकारों की अलग अलग राय है। कुछ इतिहासकार इसका समय 5th मिलीनियम BCE मानते हैं, जबकि कुछ 2nd मिलीनियम BCE मानती है। हमने पहले भी पढ़ा है कि ऋग्वेद की रचना इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में हुई थी। इसी जगह में सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की भी विकसित हुई थी। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऋग्वेद के लोग और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के लोगों दोनों को कॉपर के बारे में जानकारी थी और वे उसका इस्तेमाल भी जानते थे। नेक्स्ट है स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक। इस भाग में हम जानेंगे कि 4 वेद कौन से हैं, उनकी क्या क्या जानकारी मिलती है और इतिहासकार उनका इस्तेमाल इंडिया के प्राचीन इतिहास को समझने के लिए कैसे करते हैं। लिखा है टॉपिक द 4 वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें दुनिया की सबसे प्राचीन बची हुई पोइटिक कंपोजिशन यानी काव्य रचनाएं मिलती हैं। इसमें 1200 हिम्स हैं। इनमें कुछ डाइटीज हैं यानी देवताओं की प्रार्थनाएं करने वाली स्तुतियां हैं, जबकि कुछ क्रिएशन है अंत, जन्म और मृत्यु जैसे कुछ इंपॉर्टेंट विचार भी इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ कैसे किए जाते हैं इसकी पूरी जानकारी दी गई है। इसमें ऋग्वेद के हिम्स का भी इस्तेमाल बताया गया है। इनमें कई बातें प्रोस के रूप में समझाई गई है यानी गद्य के रूप में। नेक्स्ट है समावेद। समावेद में ऋग्वेद के हिम्स लिए गए हैं और यह हिम्न का मतलब है भजन यानी देवताओं को प्रसन्न करने वाले गीत। तो समावेद में ऋग्वेद के कुछ भजन लिए गए हैं, लेकिन उन्हें म्यूजिक के साथ गाने के लिए व्यवस्थित किया गया है। इसकी चैंटिंग ट्रेडिशंस यानी गायन परंपरा इंडियन सॉन्ग्स के इंडियन म्यूजिक के साथ 7 स्वर की इंपॉर्टेंट नींव मानी जाती है। अर्थववेद में कई प्रकार के भजन हैं। कुछ का उद्देश्य बुरी शक्तियों से रक्षा करना था, जबकि कुछ शारीरिक और मानसिक बीमारियों के उपचार से जुड़े हुए हैं। हर वेद के 4 इंपॉर्टेंट भाग होते हैं: संहिता, ब्रह्मा, आरण्यका और उपनिषद। अब हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। समिस्तास में मुख्य रूप से ऐसे हिम्स या ऐसे मंत्र या ऐसे भजन होते हैं, ऐसे मंत्र होते हैं जिनका इस्तेमाल देवताओं की प्रार्थना करने और यज्ञ में आहुति देने के समय किया जाता था। ब्रह्मणा भाग प्रोस में लिखा गया है। इसमें अलग अलग धार्मिक अनुष्ठानों को करने का तरीका समझाया गया है। अरण्य का वर्ड अरण्य यानी फॉरेस्ट से बना है। इसमें जंगलों में रहने वाले ऋषियों के दार्शनिक विचारों को बताया गया है, फिलोसफिकल आइडियाज को बताया गया है। उपनिषद में आत्मा और परम सत्य या सर्वोच्च सत्य जैसे ब्रह्मा जैसे गहरे विचार पर चर्चा की गई है। यहाँ एक बात का ध्यान रखने वाली बात है
ब्रह्म एक कॉन्सेप्ट है, ब्रह्मणास वे टेक्स्ट हैं या वे ग्रंथ हैं, और ब्रह्मा ब्रह्मिन्स समाज एक वर्ण है। तीनों का अर्थ यहाँ पर अलग है, यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्रह्मणास और ब्राह्मिन्स, ये तीनों अलग अलग हैं, इनका मतलब अलग अलग है। आगे लिखा है कि इतिहासकार और दूसरे स्कॉलर्स वैदिक टेक्स्ट का स्टडी करके यह समझती हैं कि वे किस समय और किस ज्योग्राफिकल एरिया में लिखे गए थे। एग्जाम्पल के लिए ऋग्वेद के सबसे पुराने भाग सप्ता सिंधु रीजन में लिखे गए थे। इस जगह में इंडस रिवर यानी सिंधु नदी और 5 सहायक नदियां और सरस्वती रिवर शामिल है। वैदिक टेक्स्ट का स्टडी इसलिए भी किया जाता है ताकि उस समय के साथ लोगों के जीवन, सोशल स्ट्रक्चर यानी सामाजिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक एक्टिविटी और रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में जानकारी मिल सके। क्योंकि वैदिक टेक्स्ट भारत के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक हैं और उनकी कल्चरल प्रैक्टिस यानी सांस्कृतिक परंपराएं लंबे समय तक चलती रही, इसीलिए इन्हें इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस की मजबूत फाउंडेशन मानी जाती है। तो बच्चों, अब हमने 4 वेद और उनके 4 इंपॉर्टेंट भाग और यह भी समझ लिया कि वैदिक टेक्स्ट हमारे प्राचीन इतिहास, समाज, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को समझने के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द वैदिक पीरियड। इस भाग में हम समझेंगे कि वैदिक काल में समाज और राजनीतिक व्यवस्था कैसे संगठित हुई, कैसे एकत्रित हुई, राजा की क्या भूमिका थी और उस समय की असेंबलीज यानी सभाएं कौन सी थी। लिखा है कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि अर्ली वैदिक सोसाइटी कई जन या कुल या क्लैंस के से बनी है। ये ऐसे लोगों का ग्रुप थे जो किनशिप यानी रिश्तेदारी के संबंध से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ऋग्वेद में लगभग 30 जन का उल्लेख मिलता है। इनमें से यदु, तुर्वासा, पुरु, अनु, दृश्यु सबसे इंपॉर्टेंट थे। इन पांचों को मिलाकर पंचजन कहा जाता है। लेट्स रिकॉल, लिखा है आपने पहले भी पढ़ा है कि भारत नाम का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यह नाम भारत जना के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी उन लोगों के लिए जिन पर भारत परिवार का शासन था। यह क्वेश्चन हमसे पूछता है कि इसमें हमें क्या पता चलता है कि उस समय के लोग अपनी पहचान और अपने शासकों को किस तरह देखते और पहचानते थे। इस समय राजा मुख्य रूप से क्लैंस चीफ यानी समूह का एक प्रमुख होता था। वह युद्ध के समय अपने लोगों को का नेतृत्व करता था, उन्हें लीड करता था और उनका प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी निभाता था। वैदिक टेक्स्ट खासकर ऋग्वेद और अर्थवेद में 3 असेंबलीज के बारे में जानकारी मिलती है। इन तीनों असेंबलीज के नाम थे सभा, समिति और विधाता। फिर एक और टाइमलाइन दी गई है कि लगभग 300 BCE से 300 CE के बीच संगम लिटरेचर की रचना हुई। लगभग 272 BCE से 232 BCE के बीच धमा के सिद्धांत का प्रचार हुआ। इसी तरीके से बाकी और सभी टाइमलाइंस दी गई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। तो ये तीनों असेंबलीज अर्ली वैदिक पॉलिटिकल सिस्टम यानी राजनीतिक व्यवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है असेंबलीज ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। सभा एक छोटी सभा थी। सभा यानी एक छोटी सभा जिसका मुख्य काम जुडिशियल फंक्शंस यानी न्याय से जुड़े कार्य करना था। इस सभा में समाज के चुने हुए कुछ प्रमुख और सम्मानित लोग शामिल होते थे। नेक्स्ट है समिति। समिति एक बड़ी सभा थी जहां पॉलिसीज यानी नीतियां बनाई जाती थी और पॉलिटिकल मैटर्स यानी राजनीतिक मामलों पर चर्चा होती थी। यह सभा समाज के ज़्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेड करती थी। यह सभा समाज के ज़्यादातर लोगों को रिप्रेजेंट करती थी। नेक्स्ट है विधाता। विधाता एक पॉपुलर गैदरिंग थी यानी सार्वजनिक सभा थी जिसमें जनास यानी समुदाय के लोग भाग लेते थे। इस सभा में वारफेयर यानी युद्ध और दूसरे पॉलिटिकल मैटर्स पर चर्चा की जाती थी। थिंक अबाउट इट। लिखा है कि आज के मॉडर्न डेमोक्रेसीज में हेड ऑफ गवर्नमेंट के पास शक्ति होती है, लेकिन वह अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। उसे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान और पार्लियामेंट के नियमों का पालन करना पड़ता है। पार्लियामेंट लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बॉडी और होती है और जो चुने हुए नेताओं को पावर
चुने हुए नेताओं की पावर पर नजर रखती है। अब यह क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है यहाँ पर, डू द रोल्स ऑफ राजा एंड द असेंबलीज इन वैदिक टाइम सजेस्ट अ सिमिलर प्रिंसिपल, कि वैदिक पीरियड में राजा और असेंबली यानी सभा समिति या विधाता की जो भूमिकाएं थी, क्या वे भी आज के लोकतंत्र की तरह किसी मिलते जुलते सिद्धांत को दिखाती है? Can we say that system of governments is Indian history since their early institutional forms were guided by the idea of ensuring people's participation in political processes? यह क्वेश्चन आपसे यह सोचने के लिए कहता है कि क्या भारत के इतिहास में शुरू से ही गवर्नेंस ऐसी थी जिसमें लोगों की पॉलिटिकल प्रोसेस में भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता था? तो इसका जवाब है हाँ, कुछ हद तक ऐसा कहा जा सकता है। वैदिक पीरियड में राजा अकेले फैसला नहीं लेते थे। सभा समिति और विधाता जैसी सभाएं शासन से जुड़े इंपॉर्टेंट मामलों में चर्चा और सलाह देती थी। इससे पता चलता है कि लोगों की भागीदारी को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता था। हालांकि यह व्यवस्था आज के मॉडर्न डेमोक्रेसी जैसी पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, क्योंकि सभी लोगों को समान अधिकार या भागीदारी नहीं मिलती थी। फिर भी इन शुरुआती संस्थाओं से यह समझ आता है कि भारत में शासन व्यवस्था में लोगों की भागीदारी का विचार बहुत पहले से मौजूद था। नेक्स्ट, लेट्स एनालाइज। लिखा है कि अगर आप सेकेंड मिलीनियम बीसीई और फर्स्ट मिलीनियम बीसीई के इंडिया के नक्शे को देखें तो पाएंगे कि फर्स्ट मिलीनियम बीसीई वाले नक्शे में गंगा रीजन्स में पहले की तुलना में ज़्यादा सेटलमेंट्स दिखाई गई हैं, ज़्यादा बस्तियां दिखाई गई हैं। ये इस जगहों में मिले आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स यानी कुछ प्रमाण बताते हैं कि उस समय आयरन इम्प्लीमेंट्स यानी लोहे के औजार का इस्तेमाल बढ़ गया था। लोगों ने अलग अलग प्रकार के अनाज उगाने शुरू किए और पीडब्ल्यूजी पोल्ट्री पेंटेड ग्रे वेयर का भी इस्तेमाल होने लगा। इसके बाद फर्स्ट मिलीनियम बीसीई के दूसरे भाग में खासकर मिडल गंगा रीजन यानी आज के प्रयागराज से ईस्टर्न बिहार तक में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर नाम के खास बर्तन के प्रमाण मिले। ये बर्तन अपनी स्मूथ और ग्लोसी ब्लैक सरफेस यानी चमकदार काली सतह के लिए प्रसिद्ध थे। आर्कियोलॉजिस्ट प्रमाण बताते हैं कि इस समय लोगों की मटीरियल्स कल्चर पहले से ज़्यादा समृद्ध और विकसित हो गई थी। इस समय के लिटरेरी सोर्सेस भी बताते हैं कि एग्रीकल्चर का विस्तार हुआ, अनाज का प्रोडक्शन बढ़ा, फसलों की वैरायटीज बढ़ी, खासकर पैडी की खेती बढ़ी यानी धान की खेती। आयरन इम्प्लीमेंट्स यानी लोहे के औजारों का भी ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। अब क्वेश्चन है, कैन यू आइडेंटिफाई द क्रूशियल फैक्टर्स बिहाइंड दिस चेंज, कि इन सभी बदलावों के पीछे क्या मुख्य कारण हो सकते थे? जवाब है, इन बदलावों के कुछ इंपॉर्टेंट कारण थे, जैसे आयरन इम्प्लीमेंट्स यानी लोहे के औजारों के इस्तेमाल से खेती और जंगल साफ करना आसान हो गया। एग्रीकल्चर का विस्तार हुआ और अनाज का प्रोडक्शन भी बढ़ गया। धान सहित कई नई फसलें उगाई जाने लगी। बेहतर पोल्ट्री का इस्तेमाल शुरू हुआ जो ज़्यादा विकसित मटेरियल कल्चर को दिखाता है। इन सभी कारणों से ज़्यादा सेटलमेंट्स बसने लगी और समाज पहले से ज़्यादा विकसित हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है अर्ली किंगडम्स एंड रिपब्लिक्स। इस भाग में हम समझेंगे कि वैदिक सोसाइटी के छोटे छोटे और जैसे जनपद बने और बाद में महाजनपद का विकास कैसे हुआ। लिखा है कि समय के साथ वैदिक सोसाइटी की राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बदलने लगी। धीरे धीरे यह टेरिटोरियल स्टेट्स यानी क्षेत्र पर आधारित राज्य में बदल गई, जिन्हें जनपद कहा गया। जनपद शब्द का अर्थ है वह जगह जहां कोई लोगों का ग्रुप्स पहली बार बस गया। इसका मतलब है कि अब लोगों की पहचान केवल रिश्तेदारी तक से नहीं बल्कि जिस भूमि पर वे रहते हैं उससे भी होने लगी। यह चेंज लगभग 1000 बीसीई से 6000 बीसीई के बीच हुआ। यानी अब लोग केवल रिश्तेदारी से नहीं जुड़े थे बल्कि जिस लैंड पर वह रहते थे, जिस भूमि पर वह रहते थे, उससे भी उनका जुड़ाव हो गया था। इससे उनकी पहचान और मजबूत हो गई। कुछ स्कॉलर्स का मानना है यानी कुछ विद्वानों का मानना है कि इस चेंज से वैदिक जनास की पहचान और ज़्यादा मजबूत हो गई। इस कारण भूमि, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ट्रेड रूट्स
पर कंट्रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। इसी वजह से पहले से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विकसित हुई। इसके इसका रिजल्ट लगभग 6000 BCE से 300 CE के बीच नए और बड़े राजनीतिक राज्य बने। मतलब इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग 600 से 300 साल पहले 600 साल से 300 साल पहले के बीच नए और बड़े राजनीतिक राज्य बने। इन्हें उस समय के ग्रंथों में महाजनपद कहा गया है। ये जनपद से बड़े और ज़्यादा शक्तिशाली राज्य थे। उस समय के ऐतिहासिक सोर्स बताते हैं कि कुल 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपद में मगध, जो आज के बिहार में स्थित है, धीरे धीरे सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। मगध की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, फर्टाइल प्लेन यानी उपजाऊ मैदान और स्ट्रॉन्ग रूलर्स की वजह से उसने आसपास की जगहों पर अपना कंट्रोल बना लिया। इसके बाद फिर टाइमलाइन दी गई है कि 300 BCE से 300 BCE से 300 CE के बीच संगम लिटरेचर की रचना हुई। फर्स्ट सेंचुरी BCE में उदयगिरी और खंडागिरी केव्स बनाई गई। उस समय आर्ट्स को दिए जाने वाले पैट्रोनेज यानी संरक्षण को दिखाती है। फिगर 5.4। अब इस मैप को समझते हैं। इस नक्शे में भारत के 16 महाजनपद और दक्षिण भारत के तमिल किंगडम्स की स्थिति दिखाई गई है। इनमें शामिल है कंबोजा, गंगारा, कुरु, मत्स्या, सुरेशना, पंचाला, वत्सा, कोसाला, काशी, इसी तरीके से और भी। और दक्षिण भारत में चेरा, चोला, पांड्या, इन राज्यों में स्थित इस मैप को दिखाई गई है। तो आगे लिखा है कि मगध में लगातार विस्तार के कारण आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। यह प्राचीन भारत के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बन गए। इस समय का एक और इम्पोर्टेंट बदलाव यह था कि वैदिक कल्चर का विस्तार गंगा के मैदानों तक हो गया। शुरुआती वैदिक कल्चर मुख्य रूप से नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में, खासकर इंडस और सरस्वती वैलीज में थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में गंगा प्लेन्स इसके सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर्स बन गए। इसका परिणाम यह हुआ कि इस पूरे जगह में सोशल और पॉलिटिकल यानी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बड़े बदलाव आए। लगभग 600 BCE तक एग्रीकल्चर्स में बहुत विकास हुआ। पहले से बड़े राजनीतिक राज्य बनने लगे। समाज की सोशल इंस्टीट्यूशन यानी सामाजिक संस्थाएं भी पहले से ज़्यादा विकसित और संगठित हो गई। लेकिन इसी समय नॉर्दर्न इंडिया की राजनीतिक व्यवस्था भी बदल गई। अब वहाँ अलग अलग प्रकार के शासन व्यवस्था दिखाई देने लगी। इनमें दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं थी, मोनार्ची स्टेट और रिपब्लिकन स्टेट। मोनार्शियल स्टेट्स यानी राज्य जहां राजा शासन करता था। रिपब्लिकन स्टेट जहां शासन कई लोगों की भागीदारी से चलता था। साउदर्न इंडिया खासकर डेक्कन रीजन में मौर्य साम्राज्य के बाद सातवाहन साम्राज्य आया। यह साम्राज्य लगभग 500 सालों तक चला, यानी 2nd सेंचुरी BCE से 3rd सेंचुरी CE तक। इसके बाद साउथ में पेनिनसुला इंडिया में कई इंपोर्टेंट राज्य थे। चोला लोअर कावेरी रिवर वैली में, पांड्या तम्रापरिनी और वैगरी नदी घाटियों में, केरला पुत्र जिन्हें आज के केरला से जोड़ा जाता है, सत्यपुरा जो नॉर्दर्न तमिलनाडु में स्थित है। इन सभी राज्यों का बारे में अशोक इंस्क्रिप्शंस में भी मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स रिकॉल। कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि दक्षिण भारत के 3 इंपोर्टेंट राज्य चोला, चेरा और पांड्या के अपने अपने रॉयल एम्बलम्स यानी राज्य चिन्ह थे। टाइगर चोला का राज्य चिन्ह था, बो यानी धनुष चीरा का राज्य चिन्ह था, फिश पांड्य का राजकीय चिन्ह था। इन शुरुआती तमिल किंगडम्स के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है उसका बड़ा हिस्सा संगम लिटरेचर से मिलता है। यह तमिल लैंग्वेज की सबसे पुरानी लिटरेरी परंपरा है जो लगभग 300 BCE से 300 CE के बीच की मानी जाती है। चीरा, चोला और पांड्या के शासकों को 3 क्राउन्स किंग या वेंडर ऑफ तमिल कम कहा जाता था। इनके राज्य फर्टाइल जगहों में थे जहां राइस की खेती खूब होती थी, इसीलिए उनके राज्य अच्छी तरह विकसित हुए।
संगम पोएम्स में कई बहादुर और महत्वाकांक्षी राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें एक चीरा रूलर का भी बारे में लिखा है, जिनके कई क्राउन किंग को हराने के बाद, यानी राज्य के राजाओं को हराने के बाद अधिराजा की रूप में उन्हें सम्मान मिला। इन पोएम्स में वैदिक यज्ञों का भी जानकारी है। साथ ही एपिक ट्रेडिशंस यानी महाकाव्य परंपराओं से इनके संबंध के बारे में भी बताया गया है। लेकिन ध्यान रखिए कि ये शुरुआती चोला, चीरा और पांड्य राज्य बाद में कई सदियों बाद बने बड़े इंफीरियर किंगडम्स से अलग थे। दोनों एक जैसे नहीं थे। नेक्स्ट है ड्यूटीज एंड आइडियल्स ऑफ द किंग्स। इस भाग में हम जानेंगे कि प्राचीन भारत में राजा से क्या क्या जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद की जाती थी और एक अच्छे राजा के क्या आइडियल्स माने जाते थे, क्या आदर्श माने जाते थे। लिखा है 6th सेंचुरी BCE के बाद अलग अलग जगहों में शासकों को अलग अलग टाइटल्स से बुलाया जाने लगा, जैसे राजा, महाराजा, सम्राट। ये नाम अलग अलग जगहों की पॉलिटिकल ट्रेडिशन यानी राजनीतिक परंपराओं को दर्शाते थे। फिर भी अर्ली इंडियन टेक्स्ट में हमें राजा का पद और गवर्नेंस यानी शासन व्यवस्था के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं। एग्जाम्पल के लिए कौटिल्यास अर्थशास्त्र में कहा गया है कि अगर राजा खुद मेहनती और एक्टिव होगा तभी उसके अधिकारी भी उसी तरह मेहनत से काम करेंगे। यजुर्वेद में कोरोनेशन ओथ यानी राज्य अभिषेक की शपथ के अनुसार राजा को सलाह दी गई है कि वह स्ट्रोंग और वीक सभी के साथ निष्पक्ष और फेयरली यानी न्यायपूर्ण व्यवहार करे, साथ ही देश के हर प्रकार की आपदाओं से उन्हें बचाए और लोगों का भला करे। महाभारत के शांति पर्व में राजाओं को अच्छे आचरण, एथिकल कंडक्ट यानी अच्छे आचरण, जस्टिस और अपनी सब्जेक्ट्स यानी प्रजा के प्रति जिम्मेदारियों के बारे में मार्गदर्शन दिया गया है। राजाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि वह अपनी प्रजा को बाहरी खतरे और अंदरूनी अशांति से सुरक्षित रखे। राजा से यह भी उम्मीद की जाती थी कि वह एब्डक्शन यानी अपहरण, रोबरी, थीफ्ट और अडल्ट्री जैसे मामलों में न्याय करे। गंभीर अपराधों जैसे गाय की हत्या, देशद्रोह और नशीले पदार्थों के सेवन पर कड़ी सजा दी जाती थी। कुछ मामलों में कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड भी दिया जा सकता था। हालांकि ज़्यादातर मामलों में राजा का पद वंशानुक्त होता था यानी हेरिडेटरी होता था, यानी राजा के बेटा राजा बनता था। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि राजाओं को चुना भी जाता था और कभी कभी उन्हें पद से हटा भी दिया जाता था। इससे पता चलता है कि राजा की शक्ति हमेशा पूर्ण नहीं होती थी और व्यवहार में हमेशा केवल हेरिडेटरी सक्सेशन यानी पुत्र के प्रति गद्दी नहीं दी जाती थी। मतलब इससे पता चलता है कि राजाओं की शक्ति हमेशा पूरी नहीं होती थी और व्यवहार में हमेशा केवल वंश अधिकार भी नहीं अपनाया जाता था। नेक्स्ट है ड्यूटीज एंड आइडियाज ऑफ किंगडम कंटिन्यू। अब हम इस आगे पढ़ेंगे। आगे बताया गया है, यह बात ध्यान रखने योग्य है कि प्राचीन भारत के मोनार्च केवल अपने राज्य की सीमाओं तक ही नहीं सोचते थे। मोनार्च का मतलब है राजा। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि प्राचीन भारत में राजा केवल अपने राज्य की सीमाओं तक ही नहीं सोचते थे। उनकी राजनीतिक और भौगोलिक समझ पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट तक फैली हुई थी। पूरे भारत को एक इकाई मानने का यह विचार जम्बूद्वीपा, भारतवर्ष, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, पृथ्वी और चक्रवर्ती केसरा जैसे वर्ड्स के माध्यम से व्यक्त किया गया है। इन सभी वर्ड से यह विचार छिपा हुआ था कि एक शासक की सर्वोच्च सत्ता और राजनीतिक अधिकार पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए मौर्यन रूलर अशोक ने अपने एक एडिक्ट यानी अपने एक शिलालेख में कहा है कि उनके एनर्जेटिक एफर्ट यानी लगातार प्रयास ने जम्बूद्वीपा के लोगों के स्पिरिचुअल लाइफ यानी आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इसी तरह पृथ्वी वर्ड का अर्थ अर्थशास्त्र में और स्पष्ट किया गया है। इसमें हमें हिम्मत और समुद्र के बीच हिमवंत हिमालय और समुद्र के बीच के पूरे जगह के रूप में बताया गया है। अर्थशास्त्र में पृथ्वी को चक्रवर्ती केसरा
के सम्मान मनाया गया है। अर्थशास्त्र में पृथ्वी को चक्रवर्ती किस तरह के सम्मान माना गया है। इसका अर्थ है ऐसी जगह जहां एक यूनिवर्सल पैरामाउंट रूलर यानी सर्वोच्च शासक का अधिकार हो। पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर राजनीतिक अधिकार स्थापित करने का यह आदर्श बाद के समय में भी बना रहा। संगम पीरियड में साउदर्न इंडिया के चेरा किंग नेदुजीरा आदन के बारे में बताया गया है कि उन्होंने केवल अधिराजा की उपाधि ही नहीं प्राप्त की बल्कि अपने विजय अभियान को उत्तर के हिमालय तक पहुंचाया। इसी तरह 11वीं सेंचुरी सीई के चोला रूलर राजेंद्र फर्स्ट ने गंगीकोंडा की उपाधि धारण की। यह उपाधि उन्होंने गंगा रीजन से गंगा क्षेत्रों पर विजय की याद में अपनाई। इस प्रकार पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर शासन करने की इच्छा और आदर्श भारत के इतिहास में कई राजाओं द्वारा बार बार व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट थिंक अबाउट इट क्वेश्चन। Texts such as Mahabharata and the Arthashastra describe the king duties as protecting people and ensuring justice. महाभारत और अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ बताते हैं कि राजाओं का सबसे इम्पोर्टेंट कर्तव्य लोगों की रक्षा करना और न्याय सुनिश्चित करना था। Why do you think it was important for rulers to protect people and ensure justice? अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके अनुसार राजाओं के लिए लोगों की रक्षा करना और न्याय देना क्यों जरूरी था। यह क्वेश्चन पूछता है कि इन बातों से हमें उस समय की गवर्नेंस और रूलर्स यानी शासक व्यवस्था और राजा और उनकी प्रजा के बीच के संबंधों के बारे में क्या पता चलता है। जवाब है कि राजाओं के लिए लोगों की रक्षा करना और न्याय देना इसलिए जरूरी था ताकि राज्य की शांति, सुरक्षा और व्यवस्था बनी रहे। इससे लोगों का अपने राजा पर विश्वास भी बना रहता था। इन बातों से पता चलता है कि उस समय राजा को केवल शासन नहीं बल्कि प्रजा का रक्षक और न्याय देने वाला माना जाता था। उससे उम्मीद की जाती थी कि वह सभी लोगों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करे और उनकी भलाई के लिए काम करे। अब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि राजा अकेले शासन नहीं करता था बल्कि कई महत्वपूर्ण लोगों की मदद से राज्य चलता था। उस समय स्टेट को एक ऐसी व्यवस्था माना जाता था जो 7 महत्वपूर्ण भागों से मिलकर बनी होती थी। कौटिल्य ने इन 7 भागों को सप्तंगा कहा। ये थे राजा, मिनिस्टर, टेरिटरी, फोर्ट्स, ट्रेजरी, आर्मी, एलाइज। इन सभी राज्य तभी अच्छी तरह चल सकता था जब ये सभी 7 भाग मिलकर सही तरीके से काम करते। लेट्स रिकॉल में आगे लिखा है कि अर्थशास्त्र शासन चलाने पर लिखी गई सबसे पुरानी और सबसे सिस्टमेटिक बुक्स में से एक है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन की व्यवस्था से जानकारी दी गई है। साथ ही यह बताया गया है कि राजा को शासन चलाने और लोक प्रशासन की अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि एक पहिए से रथ नहीं चल सकता। इसका मतलब है कि अच्छा शासन चलाने के लिए कोऑपरेशन यानी सहयोग और अच्छी तरह प्रशासन बहुत जरूरी है। उस समय के लिटरेरी सोर्सेस और एपिग्राफिक सोर्सेस बताते हैं कि राजा अकेले शासन नहीं करता था, वह मल्टी लेयर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की मदद से राज्य चलाता था। इस पूरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट भाग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद थी। यह अनुभवी लोगों की एक छोटी सभा थी जिसका मुख्य काम राजा को सलाह देना और उनकी मदद करना था। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सामान्य ये लोग शामिल होते थे। ट्रेजरर यानी खजांची, चीफ टैक्स कलेक्टर, लीगल एडवाइजर, कमांडर इन चीफ यानी सेना का प्रमुख। अशोका ने एक इंस्क्रिप्शन में बताया गया है अशोका के एक इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि जब सम्राट उपस्थित नहीं होते थे तब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जनता के हित में अपने आप फैसला भी ले सकती थी। इससे पता चलता है कि विशेष परिस्थितियों में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को निर्णय लेने का अधिकार था। नेक्स्ट, डोंट मिस आउट। इसमें जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया गया है। लिखा है कि गिरनार यानी गुजरात के पास स्थित जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन बहुत यूनिक है क्योंकि इस एक ही चट्टान पर अलग अलग समय के 3 शासकों के बारे में लिखा हुआ है।
सबसे पुराने शिलालेख मौर्य साम्राज्य अशोका के हैं जो 3rd सेंचुरी BCE के हैं। इनके मेजर रॉक्स एडिक्ट्स प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखे गए थे और उनमें धम्म तथा मोरल गवर्नेंस यानी नैतिक शासन का संदेश दिया गया है। इसके बाद लगभग 150 CE में वेस्टर्न सत्रैप रूलर रुद्रमन फर्स्ट ने उसी चट्टान पर संस्कृत में एक लंबे शिलालेख लिखवाए। इनमें उन्होंने अपनी मिलिट्री अचीवमेंट्स और सुदर्शन लेक की मरम्मत का बारे में बताया है। इसके बाद 5th सेंचुरी CE में गुप्ता एम्परर सखंड गुप्ता ने भी इसी चट्टान पर एक और इंस्क्रिप्शंस खुदवाए। इनमें उन्होंने बताया कि सुदर्शन लेक को भारी नुकसान होने के बाद फिर से ठीक कराया गया। तो इस तरह यह एक ही रॉक इंस्क्रिप्शन साइट लगभग 700 सालों से के इतिहास को अपने अंदर सुरक्षित रखती है। इसमें मौर्य, वेस्टर्न सत्राप और गुप्ता डायनेस्टी के रिकॉर्ड्स मिलते हैं। इन इंस्क्रिप्शन से हमें उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक वर्क और पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। नेक्स्ट थिंक अबाउट इट क्वेश्चन फिर से आया है, व्हाई डू यू थिंक डिफरेंट रूलर्स चूज टू रिकॉर्ड देयर इंस्क्रिप्शन ऑन द सेम स्टोन इंस्टेड ऑफ अ न्यू वन। क्वेश्चन पूछा है कि आपके अनुसार अलग अलग राजाओं ने नए नए पत्थरों पर शिलालेख लिखवाने के बजाय उसी पत्थर पर अपने जो इंस्क्रिप्शन है वे क्यों लिखवाए। जवाब है कि अलग अलग राजाओं ने एक ही पत्थर पर अपने इंस्क्रिप्शन इसलिए लिखवाए क्योंकि वह जगह पहले से ही इम्पोर्टेंट और लोगों के लिए जाना पहचाना था। इससे उनके संदेश ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते थे। साथ ही उसी पत्थर पर अपना इंस्क्रिप्शन लिखवाकर वे यह भी दिखाना चाहते थे कि वे भी पहले के महान शासकों की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए एक ही पत्थर अलग अलग समय के राजाओं के लिए एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बन गया। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। यहाँ तक आपको वीडियो कैसी लगी इस बारे में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए